हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक का विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो योजना है ये हमारे ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के अंतर्गत इकाई 2 में शामिल है। इकाई 2 में ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं NRLM में क्या है। तो ये क्या है, भारत सरकार की गरीबों के लिए योजना है। एक सेकेंड। चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार की क्या है, ये गरीबों के लिए योजना है और ये किसके लिए चलाई रही है, स्पेशली महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। महिला जैसे ग्रामीण स्तर पर आप लोग देखे होंगे, स्व सहायता समूह होता है, एक महिला समूह होता है। इनको ये क्या करता है, विशेष कोष, मतलब उनको क्या है, इस पैसा प्रदान करता है। उनके स्पेशल ज़रूरतों के लिए महिला समूह को वित्तीय समर्थन ये प्रदान करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 3 जून 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बांसवाड़ा ज़िले से राजस्थान के 3 जून 2011 को प्रारंभ हुआ था। इसको याद रखना है। और ये क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसको भारत सरकार ने केंद्र स्तर पर चालू किया है। ठीक है, तो NRLM जो है वो राष्ट्रीय जो है योजना है, इसको केंद्र स्तर पर चालू किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय अगर पूछा जाएगा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल योजना है। तो इसकी जो बेसिक चीज़ों में हम ये सब चीज़ों को याद रखेंगे कि 3 जून 2011 को इसको प्रारंभ किया गया था राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से। और ये जो है SHG समूहों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए चालू किया गया था। और ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका जो नोडल मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, भारत सरकार। आइए इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसको चालू करने के पीछे, मतलब कैसे इसको चालू करना है, ये मकसद कहाँ से आया है। तो 1999 में क्या है, ग्रामीण विकास विभाग ने क्या किया था कि योजना चालू की थी ग्रामीणों को, गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए। इसको बोलते थे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, SGSY। इसी को 2011 में पुनर्गठन करके NRLM कर दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कहाँ से इसको मतलब मिला, इसको मार्गदर्शन कहाँ से आया, इस टाइप से अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है लिंक करके, तो 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY को पुनर्गठन करके 2011 में NRLM किया गया। इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य है, देखिए प्रारंभिक उद्देश्य क्या था स्टार्टिंग में इसका, तो BPL परिवार को मतलब रोजगार उपलब्ध करा के उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालना था। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त, अगर किस योजना को भी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो NRLM को टिक करना है। इसको क्या है, विश्व बैंक ने इसमें निवेश किया है। ठीक है, तो ये NRLM संबंधित बेसिक जानकारी थी। 2011 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को NRLM में कन्वर्ट कर दिया गया। आइए देखते हैं इसमें आगे डे NRLM क्या है। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का इसका फुल फॉर्म है। ये कब से चालू हुआ, तो 1 अप्रैल 2013 से चालू हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको चालू किया था। वाले पॉइंट को छोड़िए, पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखिए 29 मार्च 2016 को, डेट याद रखेंगे, 29 मार्च 2016 को NRLM को बदलकर डे NRLM कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे इसको, मतलब इनका नाम को इसके साथ अंत्योदय योजना को जोड़ दिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे कि 29 मार्च 2016 से NRLM को डे NRLM कर दिया गया है। वर्तमान में योजना का उद्देश्य क्या है, तो वही चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ग्रामीण परिवार को आय का साधन उपलब्ध कराना, बैंक ऋण, अन्य वित्तीय, मतलब जो भी उनके बेनिफिट्स के लिए है, जैसे ग्रामीण परिवार है, SHG समूह है, उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, इसको इसके उद्देश्य में शामिल किया गया। जैसे महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना, उनको प्रशिक्षण देना, कौशल उन्नयन करना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। और इधर देखिए इसमें जैसे हितग्राही जो है वो ग्रामीण परिवार के एवं महिला SHG समूह से कोई भी हो सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 29,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है, इसको देख लेंगे आगे और बढ़ते हैं। देखिए NRLM को वित्त पोषण कहाँ से होता है, तो वित्त पोषण जैसे 60-40 का आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा लिखा है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। 70-25 75-25 75-25 का रेशियो रहता है। ये सामान्य क्षेत्र के लिए रहता है। और
90:10 का जो रहता है वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रहता है। तो इसमें जो 75% होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और 25% जो राशि होगी वो राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। देखिए इसकी संरचना देखिए, एनआरएलएम का, डे एनआरएलएम का सॉरी, 5 स्तर पर होगा। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर है ये, सॉरी राज्य लिखा है, इसको देख लेंगे, ये ब्लॉक है। उसके बाद ग्राम स्तर पर। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल में एनआरएलएम, एनआरएलएम एसी, सीसीईसी और एनएमएमयू, ठीक है। राज्य स्तर पर एसआरएलएम और एसएमएमयू, जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एमएमयू, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक एमएमयू, और ग्राम में बैंक सखी होती है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे संरचना में, 5 स्तर पर इसकी संरचना होगी, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो देखिए इसमें नेशनल लेवल पर एनएमएमयू ऐसे करके, राज्य में, स्टेट में एसआरएलएम, एसएमएमयू, डिस्ट्रिक्ट में डीएमएमयू, ब्लॉक में बीएमएमयू, इसको याद रख लेंगे। और रेशियो को 75-25 होता है, उसको देख लेंगे। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें थी योजना संबंधित डे एनआरएलएम से। आइए देखते हैं बिहान योजना क्या है। ये एनआरएलएम के अंतर्गत ही है ये भी। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए हम लोग राष्ट्रीय आजीविका मिशन को पढ़ रहे थे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में इसके लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है और इसका नाम क्या है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या है, अपने तरफ से एक योजना प्रारंभ की थी 1 अप्रैल 2013 को, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहान। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्या है, ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसी का शॉर्ट नेम क्या है, बिहान है। तो बिहान का अर्थ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आया तो नया सवेरा, इसको याद रखेंगे। तो सीजी में बिहान, जिसे एसआरएलएम सीजी कहते हैं, मतलब एसआरएलएम मतलब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन छत्तीसगढ़, ये नाम याद रखेंगे, एसआरएलएम सीजी। तो एसआरएलएम के साथ में क्या है, बिहान नाम को जोड़ा गया छत्तीसगढ़ में, और इसको 1 जून 2011 को इसका क्या है, पंजीयन कराया गया था, ठीक है। देखिए राज्य में इसको क्या बोलते हैं, बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, अभी जो पढ़े ये रिपीट हो गया है। इसका उद्देश्य सेम वही सब चीज़ रहेगा, गरीबों को आर्थिक लाभ प्रदान करना। ये एसआरएलएम, इसको याद रखेंगे। नोडल मंत्रालय इसका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रहेगा। इसके सूत्र होते हैं, देखिए एसएचजी जो महिला समूह होंगे उसके 5 सूत्र होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत। दूसरा, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित उधार वापसी और नियमित लेखा जोखा। इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे क्या है, इन लोग के पहले बैठक करेंगे, मतलब महिला समूह लोग आपस में बैठक करते हैं, फिर इन लोग क्या है अपनी तरफ से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, बचत करते हैं। उस पैसे को क्या है किसी एक व्यक्ति हितग्राही को प्रदान कर देते हैं। जैसे उनको एक क्या है टर्म्स रहता है कि अभी इसको देना है, नेक्स्ट टाइम वीक में इसको देना है, ऐसे टाइप से इनका रहता है। तो फिर वो आंतरिक लेन देन वो हो गया। अब जो लिया है उसको समय पर वापस करना होता है, इसलिए उसको बोलेंगे उधार वापसी। अब वापस कर दिया उधार, अब जो दिया था वो सबका एक लेखा जोखा बना के इनको रखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं नियमित लेखा जोखा। ऐसे इसको स्टेप्स में याद रखेंगे कि बैठक पहले करेंगे, बैठक में पैसा को बांटते हैं, तो बचत कर दिए, लेन देन कर लिए, फिर उसको समय पे वापस कर दिया और उसका एक लेखा जोखा तैयार कर लिए। तो ये इसके जो है बेसिक 5 सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन शामिल नहीं है, ऐसा टाइप से क्वेश्चन इसमें डीओ में आ सकता है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त 6 जो अतिरिक्त और सूत्र हैं उसको भी दिया गया है। अब ये क्या है देखिए, स्वच्छ समूह, स्वच्छ समूह मतलब समूह साफ सुथरा हो, जैसे अभी ओडीएफ में इनका योगदान था। और दूसरा शिक्षित समूह हो, महिला समूह में जो सदस्य है वो शिक्षित हो। नशा मुक्त समूह हो, कोई नशा ना करे। स्वस्थ समूह मतलब स्वस्थ रहे। और देखिए सशक्त समूह, समूह में क्या है, शक्तिशाली रहे। सुपोषित समूह, खान पान अच्छा रहे। इस टाइप से इसका अन्य सूत्र शामिल किया गया है। तो देखिए बिहान में हमने क्या देखा, जो नेशनल लेवल पर एनआरएलएम योजना चल रही थी, उसी को 1 अप्रैल 2013 से छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल मिशन एसआरएलएम के नाम से चालू किया गया, जिसको छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जाना जाता है। बिहान का क्या अर्थ होता है बोलेगा, तो बिहान का अर्थ होता है नया सवेरा। ठीक, इसका पंजीयन कब हुआ, तो 1 जून 2011 को। इसमें डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2013, ये डेट को याद रखेंगे। इस दिन से बिहान योजना छत्तीसगढ़ में चालू हुई थी। नोडल विभाग, ग्रामीण विकास संबंधित कोई भी जैसे ज़्यादातर योजनाएं हैं वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही आएगा छत्तीसगढ़ में, और भारत सरकार के अंतर्गत आएगा ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसके 5 सूत्र को याद रख लेंगे, और इसके अतिरिक्त जो 6 अन्य सूत्र है उसको भी देख लेंगे। देखिए बिहान में ग्राम संगठन का कैसे होता है,
तो इसका जो ग्राम संगठन है वो क्या आता है, एसएचजी को सहयोग करने के लिए बना रहता है। अब वर्तमान डाटा को आप इसको मैच कर लेंगे, जैसे 14,214 ग्राम संगठन है, जिसमें से 571 स्कूल स्तरीय संकुल स्तरीय संगठन है। ठीक है, तो 4,000 डाटा जो है 214 ये ग्राम संगठन है, और 5,771 जो है वो संकुल स्तरीय संगठन है। देखिए गठन का स्तर कैसे होता है, मतलब कोई भी संगठन है उसका गठन करते हैं तो किस स्तर पर क्या होगा, तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर क्या रहता है, गांव में महिला समूह रहेगा और एक ग्राम में ग्राम संगठन बनेगा। फिर संकुल स्तर पर एक संकुल संगठन बनता है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर एक विकासखंड संगठन बनेगा। जिला स्तर पर जिला स्तरीय संगठन बनेगा। ऐसे करके इसमें 5 संगठन बनते हैं। स्टेप्स को याद रखेंगे। ये देखिए सब ये उल्टा चल रहा है, जैसे एसएचजी हो गया, एसएचजी के ऊपर में आपका जीपी ग्राम समूह ग्राम संगठन हो गया। इन ग्रामों का एक संकुल का संगठन होगा, ये आपस में जैसे कनेक्टेड होंगे 2-4 गांव का। फिर उसको क्या है, संकुल के बाद ये ब्लॉक लेवल पर एक गठन होगा, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गठन होगा। तो इस टाइप से इनके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, राज्य के समस्त 146 विकास खंड में, तो वर्तमान का जो ये डाटा था तब 146 विकास खंडों में सभी में ये लागू है। ठीक है, ये अभियान का क्रियान्वयन हो गया आपका, कहाँ पे हो रहा है, देखिए प्राथमिक लाभार्थी। तो लाभार्थी शुरू में कौन थे, तो ग्रामीण परिवार के महिला सदस्य, याद रखना है इसको, बीपीएल परिवार को। और देखिए पीवीटीजी मतलब विशेष पिछड़ी समुदाय की जो जनजाति है उनको शामिल किया गया। पीडब्ल्यूडी जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको शामिल किया गया है। विशेष प्रावधान इन लोग के लिए, भूमिहीन श्रमिकों के लिए है, विधवा परित्यक्ता जैसे महिला हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। लक्षित परिवार में देखेंगे 31,93,000 का लक्ष्य था, 29,01,000 इनमें से महिलाएं शामिल थी। कुल कितने को सहायता मिल चुका है, तो 2,74,000 को अभी तक सहायता दिया जा चुका है। ठीक, तो इसको देख लेंगे। एनआरएलएम तहत बैंकर समिति का गठन, तो कौन से स्तर पर कैसे बैंकर समिति का गठन किया गया, तो राज्य स्तरीय बैंकर समिति, जिला स्तरीय बैंकर समिति और ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति, ये 3 समितियों का 3 स्तर पर गठन किया गया है एनआरएलएम अंतर्गत। देखिए एनआरएलएम अंतर्गत उप योजनाएं, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि एनआरएलएम जो है उसके अंतर्गत में और कौन कौन सी छोटी छोटी योजनाएं इसके साथ चल रही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसको बोलते हैं एजी। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये क्या है, देखो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। जून 2016 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 13 राज्यों के परिवहन मंत्री ने क्या है बैठक लिया और एजी की रूपरेखा को रखा। मतलब ये बोल रहा है कि शुरुआत इसकी तो 2017 में हो गई थी, लेकिन 2016 में सबसे पहले जो धर्मशाला है हिमाचल में, वहाँ क्या है 13 राज्य के जो परिवहन मंत्री थे, मतलब इन राज्यों के जो मंत्री थे, उन्होंने क्या है बैठक की और बैठक में जो है ये एजी का रूपरेखा तैयार किया एक्सप्रेस योजना का। ठीक है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की रूपरेखा को वहाँ पर तैयार किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए एसएचजी सदस्यों को पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवा प्रदान करना। तो जब महिला समूह स्व सहायता समूह जो है उनको परिवहन की सेवा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए इसको बैठक को रखा गया। इसको विस्तार कैसे किया गया, देखिए पायलट आधार पर देश के चयनित 250 ब्लॉक में लागू। इसको शुरुआत में क्या है टेस्ट करने के लिए पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉक में इसको चालू किया गया था। देखिए प्रावधान, प्रत्येक ब्लॉक को परिवहन सेवा के लिए 6 वाहन उपलब्ध। तो प्रत्येक ब्लॉक को मतलब एक राज्य के जैसे जितने ज़िले हैं उस ज़िले में जितने भी ब्लॉक हैं तो हर एक ब्लॉक में 6 वाहन उपलब्ध कराया गया था पायलट मोड पर। और ये क्या है, देखिए ब्याज मुक्त ऋण, तो सीबीएस आधारित एसएचजी सदस्यों को 6.5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया जाता था। तो कितना इसमें पैसा दिया जाता था ब्याज मुक्त जो होता था, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो 6.5 लाख रुपए, याद रखेंगे। ऋण भुगतान की अधिकतम 6 वर्षों में, देखो ऋण को कब तक भुगतान करना था, तो 6 वर्षों में ऋण को उनको एसएचजी समूह को भुगतान करना था। लाभार्थी कौन रहेंगे, तो ऑब्वियस चीज़ है ये एसएचजी के लिए ही किया गया, तो स्व सहायता समूह ही रहेंगे। संचालन किस में होगा, एसआरएलएम। एसआरएलएम मतलब स्टेट के अंतर होगा, ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, जैसे छत्तीसगढ़ में ये बिहान के अंतर्गत होगा। ठीक, तो इस योजना में हमने क्या देखा, देखिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसको 2017 में चालू किया गया था। रूपरेखा 2016 में रखी गई थी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। यहाँ 13 राज्यों के जो है परिवहन मंत्री ने यहाँ पे बैठक किया था। उद्देश्य क्या था, महिला समूहों को परिवहन सेवा प्रदान करना। विस्तार में देखिए सबसे पहले इसको क्या है 250 ब्लॉक में देश के लागू किया गया, बाद में इसको सभी जगह लागू कर दिया गया था। प्रावधान में देखिए 6 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। ऋण जो होगा ब्याज मुक्त होगा, 6.5 लाख मिलेगा, 6 वर्ष में उसको भुगतान करना होगा।
और लाभार्थी जो है वो एसएचजी समूह होंगे। संचालन कौन करेगा? तो एसआरएलएम करेगा, इसे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन करेगा, छत्तीसगढ़ में इसको बिहान करेगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं एनआरएलएम अंतर्गत उप योजना में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। ठीक है, योजना की शुरुआत क्या हुई? तो 2011 में हुई, एनआरएलएम के साथ में ही। उद्देश्य क्या था? महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। एनआरएलएम अंतर्गत मतलब महिलाओं को क्या है, एनआरएलएम समूह में जोड़ना था, अधिक से अधिक महिला समूहों को जोड़ना था, ऐसा है। देखिए, क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण विभाग, इसका जो क्रियान्वयन कौन कर रहा था, कौन सा नोडल मंत्रालय था, ऐसा बोला जाता है। विभाग कौन सा था? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसका नोडल विभाग था। लाभार्थी महिला समूह SHG की। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, महिला किसान, ये वर्ड को याद रखेंगे। देखिए, महिला है, किसान है, इनको सशक्तिकरण करना है, मतलब इनको मजबूत करना है। तो महिला से महिला समूह याद रख लेंगे, किसान से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग याद रख लेंगे। तो महिलाओं की भागीदारी के लिए है। कब चालू हुआ? 2011 में चालू हुआ। देखिए, एनआरएलएम बिहान अंतर्गत संचालित परियोजना, कुछ परियोजनाओं के अंतर्गत इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं उत्थान परियोजना। इसमें विशेष क्या था? देखिए, इस उद्देश्य क्या था? तो विशेष पिछड़ी जो जनजाति है, PVTGs, उनको आजीविका प्रदान करना था। जैसे आदिवासी लोग जो होते हैं, जो ज़्यादातर क्या है, सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनको क्या है, समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ पाना मुश्किल होता है। तो स्पेशली ये क्या है, उनके लिए लागू किया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो उनको क्या है, थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है आजीविका प्रदान करने में हेल्प करना चाहती थी। देखिए, इसका क्रियान्वयन कैसे करना है। PVTGs जैसे बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, पंडो एवं भुजिया के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु चिन्हांकित 9 जिलों के 14 विकास खंडों में। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो PVTG है, तो कौन कौन है उसको यहाँ से देख लेंगे। तो ये जो PVTG है, बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, पंडो और भुजिया, तो ये हमारे जो PVTGs हैं, इनको क्या है, हेल्प करने के लिए हमारे जैसे 9 जिले के 14 विकास खंडों में इसको चालू करने के लिए लागू किया गया था। लाभार्थी इसमें PVTGs होंगे। देखिए, राज्य के साथ छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्ट में बता रहे हैं, तो हमारे राज्य में कितने PVTGs हैं? तो 7 हैं। दूसरा परियोजना देखिए, मिलाप परियोजना। मिलाप परियोजना क्या है? कोविड-19 कारण राज्य वापस आए प्रवासी श्रमिकों को आजीविका विकास हेतु। मतलब जब 2020 के टाइम पे जैसे कोविड-19 आया था, तो ज़्यादातर जो लेबर्स बाहर काम करने गए थे, वो अचानक वापस आए। तो यहाँ पे क्या है, रोज़गार के लिए दिक्कत हो रही थी, सबको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए। तो ये मिलाप परियोजना उस समय चालू किया गया था। 2 जिलों में, कहाँ देखिए, राजनांदगांव और कबीरधाम में। ठीक है। सृष्टि परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता अंतर्गत पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देना। तो जो कृषि है, उस कृषि में क्या है, पोषण को शामिल करना, जिसमें क्या है, स्वच्छता शामिल हो। तो ऐसे कृषि करना जिसमें पोषण शामिल हो, तो उसको हम सृष्टि परियोजना के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए, सृष्टि सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशन फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स, ये फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए तो इसको याद रख लेंगे। इसमें 3 जिले को चिन्हांकित किया गया था, और इसके अंतर्गत भी 3 विकास खंड को चिन्हांकित किया गया था। तो देखिए, रायपुर जिले से तिल्दा विकास खंड, धमतरी जिले से मगरलोड और सरगुजा जिले से लखनपुर विकास खंड को इसमें शामिल किया गया था। तो सृष्टि परियोजना अंतर्गत कौन सा विकास खंड शामिल है, कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बना, तो इसको याद रखेंगे, तिल्दा, मगरलोड और लखनपुर को। स्वाभिमान परियोजना या समृद्ध बिहान योजना, देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, SHG समूहों द्वारा प्रजनन उम्र के महिलाओं के स्वास्थ्य को पोषण एवं बेहतर बनाना। मतलब जो हमारी माताएं हैं, गर्भवती जैसे होते हैं, या जिनकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो उनको क्या है, पोषण आहार उपलब्ध कराने का इसका मुख्य उद्देश्य था। किसके माध्यम से? तो SHG के माध्यम से। देखिए, इसका क्रियान्वयन कहाँ किया गया था? तो विकास खंड स्तर पर बस्तर में, जिला स्तर पर बस्तर में। ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है? तो बस्तर जिले के बस्तर विकास खंड को याद रखेंगे। पायलट परियोजना के नाम से, पायलट परियोजना चालू किया गया था स्वाभिमान नाम से, बाद में 8 ब्लॉक को जोड़ा गया। विस्तार क्या है? समृद्ध बिहान नाम के राज्य के 32 जिले के 68 विकास खंड में। बाद में इसको समृद्ध बिहान नाम से राज्य पूरे स्टेट भर में, पूरे स्टेट के उस समय 32 जिले थे, अभी प्रेजेंट में 33 है, तो सभी में इसको लागू कर दिया गया है।
ठीक है। तो समृद्ध स्वाभिमान परियोजना या समृद्ध बिहान कार्यक्रम के अंतर्गत ये याद रखना है, बस्तर जिले में पहले चालू किया गया था पायलट मोड पर। इसमें क्या है, गर्भवती जो प्रजनन उम्र की महिलाएं हैं, मतलब जिनको प्रेगनेंसी का टाइम पे है, उनको स्वास्थ्य एवं पोषण युक्त खाना या आहार प्रदान करने के लिए इसको एसएचजी महिला समूह द्वारा चालू किया गया है। देखिए, आजीविका मिशन अंतर्गत कुछ और छोटी छोटी उप योजनाएँ हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे PMJJBY, PMSBY, APY, ये क्या है इसको देखते हैं। आइए, तो देखिए PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो PMJJBY क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। और PMSBY जो है वो सुरक्षा बीमा योजना है, और APY जो है अटल पेंशन योजना है। तो इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दिया हूँ मैं, आप इसको याद रखेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है फुल फॉर्म क्या है। तो जे से जीवन ज्योति बीमा योजना, SBY से सुरक्षा बीमा योजना, और APY से अटल पेंशन योजना। तो ये तीनों क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजना है। मतलब हमारे जो लेबर्स हैं, हमारे जो एसएचजी समूह के सदस्य हैं, उनको सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर क्या क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इस योजना, तीनों योजना को देखिए 9 मई 2015 को चालू किया गया था। किसने चालू किया, तो माननीय मोदी जी ने। और कहाँ से चालू किया गया, तो कोलकाता से, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से चालू किया गया है। ठीक है। तो इसमें हमने अभी क्या देखा कि आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के 3 योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, अटल पेंशन योजना। कब चालू हुआ, तो 9 मई 2015 को चालू किया गया। किसने चालू किया, तो PM मोदी, तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे। कहाँ से, तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल से। थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं इसको, PMJJBY को, जीवन ज्योति योजना को। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है वो 1 वर्षीय बीमा योजना है। ठीक है। हर वर्ष क्या है, इसको नवीनीकृत किया जाता है। और अगर किसी भी कारण से जो हितग्राही है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कवरेज प्रदान किया जाता है। तो कवरेज उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है। तो परिचय हमने क्या देखा, 1 वर्ष का है। जैसे ही 1 वर्ष खत्म हुआ तो अगले वित्तीय वर्ष में जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो इसको नवीनीकृत किया जाता है, रिन्यूअल करना पड़ता है, और मृत्यु होने पर कवरेज प्रदान करता है। देखिए, पात्रता क्या है, पात्रता बोल रहा है 18 से 50 वर्ष की आयु की व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें एज के लिमिट सेट है, 18 साल से 50 साल के बीच के जो लोग हैं वही इसके लिए पात्र होंगे, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, जो हितग्राही है उसके पास बैंक खाता होना चाहिए, या तो वो बैंक में हो खाता जो है, या फिर डाकघर में हो जिसमें ट्रांजैक्शन किया जा सके। देखिए, वित्तीय लाभ 436 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन कवर। तो आपको हर साल क्या है, 436 रुपये 1 साल में जमा करना है। जो भी हितग्राही होगा उसको 436 रुपये 1 साल में जमा करना होगा, ये उसका प्रीमियम होगा। और उसको 2 लाख तक का क्या है, जीवन बीमा कवर मिलेगा। कुछ दुर्घटना, कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ, तो उसके परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपए मिलेगा। देखिए, 2023-24 का लक्ष्य क्या था, तो 14,90,000 इसका क्या है लक्ष्य था, जिसमें से 20,76,000 महिला सदस्य थे। परसेंटेज में देखोगे तो 139%, मतलब जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो अच्छी चीज़ें हैं ये। देखिए, इसमें अब हम क्या देखें, अभी जीवन ज्योति बीमा योजना है, मतलब बीमा प्रदान करती है, 1 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है। एज जो है 18 से 15 वर्ष होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए। प्रीमियम राशि कितना है, तो 436 रुपये प्रीमियम राशि पर 2 लाख का कवर मिलता है। लक्ष्य शायद ही आएगा, ये डाटा भले ही अपनी जानकारी के लिए पढ़ लेंगे, बाकी फैक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। डाटा आपको शायद याद रहे, यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मल्टीपल चॉइस में जैसे कूट में बन सकता है, 4-5 कूट रहे उसमें, तो आप ये सब चीज़ों को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसको आप कर सकते हैं। देखिए, दूसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस PMSBY को, इसका परिचय देखिए। PMSBY जो है सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है। तो सुरक्षा बीमा योजना किससे संबंधित है, तो दुर्घटना से संबंधित है। देखिए, वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण, मतलब इसको भी रिन्यूअल किया जाता है, नवीनीकृत किया जाता है। और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर या विकलांगता होने पर कवरेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है।
तो अगर मान लीजिए दुर्घटनावश के जो हितग्राही है उसकी मृत्यु हो गई या फिर विकलांग हो गया तो उसको कवरेज प्रदान किया जाता है। कैसा प्रदान किया जाएगा, कितना देते हैं, आगे देखते हैं उसको हम लोग। देखिए इसमें आयु जो है वो कितना होगा, तो आयु को देखिए यहाँ 18 से 70 वर्ष है, इसको याद रखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, PMJJBY में, जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु था, यहाँ 18 से 70 वर्ष आयु है, तो इसको याद रखेंगे। दोनों एक वर्ष के लिए दोनों को नवीनीकृत किया जाता है। ये दुर्घटना बीमा है, वो जीवन बीमा है। सेम चीज़ रहेगा यहाँ भी, बैंक जो है वो डाक बैंक में या डाकघर में खाता होना अनिवार्य है पात्रता के लिए। और लाभ देखिए इसका लाभ, दुर्घटनाकरण मृत्यु या विकलांगता हो जाने पर 2 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। राशि ठीक दोनों में सेम है। आकस्मिक मृत्यु या सह विकलांगता कवर, तो इसमें क्या है, मृत्यु का भी है और विकलांगता का भी है, दोनों का कवर किया जाता है। अगर जो है व्यक्ति जो है वो आंशिक रूप से विकलांग हुआ, मतलब पूर्णतः विकलांग नहीं हुआ है, जैसे एक हाथ या एक पैर टूट गया है, तो उसको 1 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। अदरवाइज इसको 2 लाख तक का कवर देना है। और इसमें जो प्रीमियम है वो कितना है, तो 20 रुपये है। उसमें कितना था, तो 436 रुपये है, इसको याद रखेंगे। देखिए इसमें पात्रता दूसरा चीज़ है ये, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना, देखिए अटल पेंशन योजना में क्या है, इसका परिचय देखिए। ये भी कहाँ 9 मई 2015 को चालू हुआ। तीनों योजना को एक साथ माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था। तो क्या है, सभी भारतीयों के लिए है, मतलब विदेशियों के लिए नहीं है, ऐसे याद रखेंगे, इसलिए सभी भारतीय वर्ड जोड़ा जाता है। ऑब्वियसली ये भारत की योजना है तो भारत के लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो गरीब वंचित असंगठित मजदूरों के लिए, किसके लिए, तो गरीब वंचित और असंगठित मजदूर के लिए है, संगठित मजदूरों के लिए नहीं है, जो पंजीकृत होते हैं उनके लिए नहीं है। वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भविष्य की जरूरत पूरा करने के लिए नेशनल पेमेंट सिस्टम NPS, इसको याद रखेंगे, NPS के द्वारा, नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बेसिक देख लेंगे। तो 2015 में चालू हुआ है पेंशन प्रदान करने के लिए, बस किसके लिए, तो गरीब वंचित और असंगठित मजदूरों के लिए। देखिए इसकी पात्रता क्या है वो देख लेते हैं। तो पात्रता में क्या है, 18 से 40 वर्ष आयु। पेंशन के लिए देखिए अब 60 वर्ष बाद पेंशन मिलता है, तो 50-60 साल तक का तो एज होगा नहीं, तो इसको कॉमन सेंस लगाएंगे। यंग एज में ही उसमें प्रीमियम लेना है सामने वाले से गवर्नमेंट को, तो 40 साल तक वो आपसे प्रीमियम ले लेगा, फिर 50-60 होने के बाद आपको प्रदान करेगा। तो एज जो है वो 18 से 40 है इसमें, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा, इसमें 18 से 70 था SBY में, सुरक्षा बीमा योजना में, दुर्घटना वाले में। और ये जो मृत्यु वाला था हमारा जीवन बीमा कवर था, उसमें 18 से 50 वर्ष था। अभी हम देख रहे हैं अटल पेंशन योजना, इसमें 18 से 40 वर्ष है। और वही रिक्वायरमेंट, बैंक खाता होना चाहिए। देखिए आयकर दाता ना हो, और टैक्स पे करेगा उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इसको याद रख लेंगे। वित्तीय लाभ क्या है, अंशदान के आधार पर ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये मिलेगा। तो जिस हिसाब से आप प्रीमियम पटाएंगे उस हिसाब से आपको बाद में पेंशन मिलेगा। आपकी मृत्यु हो गई अगर, तो आपकी पत्नी को ये कवर मिलेगा, मतलब जो हितग्राही है अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को, नॉमिनी को ये कवर मिलता है। दोनों की मृत्यु होने पर संचित पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अब पत्नी भी मर गई मान लीजिए और पति भी मर गया, तो उसके जो बच्चे रहेंगे, जो भी नॉमिनी रहेगा, उसको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। 23-24 में क्या लक्ष्य था, तो देख लेंगे। 193% था महिला जो है उसको इसमें जोड़ा गया है। ये डाटा उतना फैक्चुअल नहीं है अभी, तो इसको आप ना पढ़ें तो भी ठीक है। बेसिक चीज़ों को आप देखेंगे सभी योजनाओं में। लक्ष्य जो है वो बदलते रहता है हर वित्तीय वर्ष में, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से डाटा जो है पढ़ लेंगे, वो ज़्यादा अपडेटेड रहेगा और हर वित्तीय वर्ष में चेंज होता है। तो अटल पेंशन योजना में हमने क्या देखा, 2015 में चालू हुआ, गरीब वंचित और असंगठित मजदूरों के लिए चालू किया गया है। पात्रता की आयु क्या है, तो 18 से 40 वर्ष है। बैंक खाता धारक होना चाहिए, आयकर दाता ना हो। अंशदान देखो कि अंशदान के आधार पर जितना आप इन्वेस्ट करोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा 60 वर्ष के बाद में, तो 1,000, 2,000, 5,000 तक भी मिल सकता है। पत्नी की मृत्यु होने पर पत्नी को पैसा मिलेगा, पत्नी की भी मृत्यु हो गई तो फिर नॉमिनी को पैसा मिलेगा। तो ये था अटल पेंशन बीमा योजना। आइए देखते हैं इसमें कुछ स्टार्टअप योजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, ये क्या है, योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप करना। स्टार्टअप मतलब छोटे जो बिजनेस होते हैं, जो आजकल चल रहा है, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको चालू किया गया था।
वित्तीय सहायता, व्यापार प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, ये सब इसमें दिया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे जो हितग्राही है, जो इंटरेस्टेड है, उनको पैसा वित्तीय सहायता दिया जाएगा सरकार के द्वारा। व्यवसाय प्रबंधन, आपका धंधा पानी करने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कैसे कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो है इसका उद्देश्य में शामिल था। देखिए प्रावधान क्या है, सीआरपी ईपी के माध्यम से स्टार्टअप समर्थित उद्यमियों को कौशल निर्माण। तो ये जो संस्था है इसके द्वारा से उद्यमियों को क्या है, कौशल निर्माण किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। संचालन कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो 9 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। देखिए रोशनी कार्यक्रम क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख ले है। 7 जून 2013 को ये क्या है, प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार का अगर कोई भी डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास अंतर्गत, तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसको आंख मूंद के टिक मार देना कौन सा मंत्रालय है बोला तो 15 से 35 वर्ष के बीपीएल परिवार के युवा के लिए, ठीक है। और अक्षम है अगर वो वही दिव्यांग है, विकलांग है, तो उनके लिए 45 वर्ष तक का छूट दिया गया है। तो ये इसके क्या है, हितग्राहियों के कंडीशन है कि इनकी पात्रता में क्या क्या रहेगा। मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखिए, रोशनी कार्यक्रम क्या है, नक्सल प्रभावित युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करना। मतलब जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ नक्सलाइट बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे अभी बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये सब है, मतलब ये एक तरह से समझिए अंधेरे में है। तो इनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या चलाया जा रहा है, सरकार द्वारा रोशनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है, तो 2013 से। किसके अंतर्गत, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उम्र क्या होनी चाहिए इसमें, तो 15 से 35 वर्ष की ये होना चाहिए, बीपीएल परिवार से होना चाहिए। देखिए आरसीटी के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है। आरसीटी क्या है, तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग दिया जाता है कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान हिंदी में, ये आरसीटी चालू कब से हुआ है, तो 2008-9 से हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये हर एक ज़िले में ऐसा इसका निर्माण किया गया है। बीपीएल परिवार के 18 से 15 वर्ष के युवा यहाँ पे भाग ले सकते हैं। प्रत्येक बैंक को 200 रुपये प्रति उम्मीदवार प्रतिदिन के लिए प्रदान किए जाते हैं। देखो प्रायोजक बैंक मतलब जो वहाँ पे आपका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है हितग्राहियों का, तो वो जो है उसको बैंक को क्या होता है, एक हितग्राही के लिए 200 रुपये दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक दिन का। एक माह में प्रशिक्षण हेतु 400 रुपये, एक माह से अधिक प्रशिक्षण के लिए अधिकतम 5,000 रुपये गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो ये आरसीटी के बारे में पढ़ लेंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या देखिए, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वैल्यू चेन परियोजना, ये कहाँ चालू हुआ है, तो जिला धमतरी से चालू हुआ है। भारत सरकार की योजना है। 31 मार्च 2021 को चालू किया गया है। किसके लिए चालू किया गया, तो हैंडलूम उत्पाद को गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, बुनकरों का कौशल विकास करने के लिए, एक प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस पीई का गठन करने के लिए। अवधि कितने दिन का है, 3 वर्ष का। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो जिला याद रखेंगे, धमतरी से है। भारत सरकार की योजना 31 मार्च को चालू हुआ, हैंडलूम उत्पाद के लिए है और बुनकरों की कौशल विकास करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी एनआरएलएम संबंधित। पहले ये क्या थी, एक आजीविका के अंतर्गत ये पूरा बहुत बड़ा चैप्टर था, तो इसमें बहुत डिटेल से पढ़ते थे। अभी ये क्या है, इसको अलग कर दिया गया है और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत यूनिट 2 में इसको एक पार्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाकर के शॉर्ट्स में ही पढ़ें इसको, जो बेसिक चीज़ें उसे। और जैसे अगर इसमें कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे लाने का। बाकी ये जो है एनआरएलएम का संपूर्ण जो डाटा है, एनआरएलएम रिलेटेड जो पूरी कंप्लीट है डाटा है, वो इस वीडियो में शामिल कर लिया गया है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी हमारे दोस्त है, मित्र है, वो जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, उनको वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।